हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैंने समझाई थी आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट भी समझाई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स या कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, जिसमें हम हाइड्राइड्स पढ़ेंगे, हैलाइड्स पढ़ेंगे, ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्राइड्स। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि हाइड्राइड्स क्या है बेटा। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, इनको का हम रिएक्ट करा दें तो बनेगा वो क्या होगा, हाइड्राइड होगा। फार्मूला क्या होगा, AH3। यहाँ पे A क्या है, कुल 15 एलिमेंट्स हैं और H तो हाइड्रोजन होता ही है, तभी हाइड्राइड्स बोलते हैं। कॉमन फार्मूला क्या है, AH3। तो आप देख सकते हैं इस कॉमन फार्मूले के बेसिस पर नाम रखे गए हैं। जैसे यहाँ देखिए NH3, PS3, ASH3, SbS3, BiS3। इसमें अमोनिया और फॉस्फीन जो पहले दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे काम आएंगी काफ़ी। इनको आप लोगों को अच्छे से उनके फार्मूले याद कर लीजिएगा आपको, ठीक है। ये हो गए हाइड्राइड्स। अब बात करते हैं हम लोग कैसे बनते हैं, प्रिपरेशन। देखिए पहला क्या है, हाइड्राइड्स ऑफ बाइनरी मेटल कंपाउंड्स। अब जिसको हमें अमोनिया लेनी है तो हम नाइट्रोजन कंपाउंड्स, अगर फॉस्फीन लेनी है तो फास्फोरस कंपाउंड्स, जैसे कि मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम की हम नाइट्रोजन से करते हैं रिएक्शन, तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो बनेगा कंपाउंड बनेगा Mg3N2। उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये देखिए, और इसको हम हाइड्रोलाइज कर दें, मतलब पानी में मिला दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, अमोनिया मिल जाएगी बेटा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। अब हमें चाहिए मान लीजिए फॉस्फीन चाहिए, तो हम N की यहाँ पे क्या लगा दें, P लगा दें। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम फॉस्फाइड ले रखा है। तो क्या पढ़ा आपने कि अगर आपको हाइड्राइड्स बनाने हैं तो उन्हीं के कंपाउंड, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, आर्सेनिक के कंपाउंड हैं, उनको हाइड्रोलाइज कर दें, मतलब उसमें वाटर मिला दें या एसिड मिला सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमको हाइड्रोजन ऐड करना है ना बेटा इसमें। और हाइड्रोजन ऐड करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ ग्रुप 15 के कंपाउंड्स को मिलाना पड़ेगा, चाहे वो H2O हो और चाहे वो HCl हो। दोनों ही केस में हम लोगों को नाइट्रोजन और फॉस्फीन, ठीक है, बिस्मथीन मिल जाएगी। ओके, ये एक तरीका हो गया आपका फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जो मेथड है, इसमें क्या हो रहा है, ट्राइक्लोराइड्स का रिडक्शन हो रहा है। ट्राइक्लोराइड्स का समझते हो, जब हाइड्राइड्स में H3 आ रहा है तो क्लोराइड्स में क्या आएगा, Cl3। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये Cl3 है। E क्या है, E वही कंपाउंड है बेटा, आपके एटम है नाइट्रोजन फैमिली के, और उसकी रिएक्शन हो रही है बहुत ही बढ़िया और फेमस आपके रिड्यूसिंग एजेंट से, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके साथ करने पर हम लोगों को देखिए यहाँ पर EH3 मिल रहा है। हम यहाँ पे N लेंगे, NCl3 लेंगे तो हमको यहाँ पे NH3 मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे PCl3 लेंगे तो हमको यहाँ पे PS3 मिल जाएगा, इस तरीके से। लेकिन इसको याद रखिए बेटा आप लोग, बहुत ही फेमस आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम याद रखिए। ये आगे इसी ग्रुप में, आगे ग्रुप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो मेथड हैं, पहला मेथड था हाइड्रोलाइज्ड और दूसरा मेथड है आपका रिडक्शन, ठीक है। उसमें आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम का इस्तेमाल करना था, यहाँ पे आपको ट्राइक्लोराइड का इस्तेमाल करना है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, अगला स्ट्रक्चर। अब देखिए हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। हम बात कर रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर की। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, sp3 होता है बेटा, इसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। ये सब पहले पढ़ भी चुके हैं आप लोग 11th में ना, टेट्राहेड्रल होता है। अब टेट्राहेड्रल कैसे होता है ये देखो बेटा आप,
टेट्राहेड्रल का शेप ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है बेटा। मैंने बताया भी था आपको, पेन के थ्रू समझाया था आपको, है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब यहाँ पे देखिए 4 बॉन्ड होने चाहिए, जैसे कि CH4 में होता है। CH4 में ऐसा होता है बेटा। ओके, अब कितना एंगल होता था याद, आप लोग याद करिएगा, टेट्राहेड्रल में कितना एंगल होता था। ठीक, चलिए, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, हम एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का। तो अगर अमोनिया का एग्जाम्पल है तो एक N है बेटा, 3 हाइड्रोजन है, और इसके ऊपर एक लोन पेयर है। ओके, और ये लोन पेयर है, आपको याद होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो जाएगा पिरामिडल। देखिए यहाँ बना हुआ है, देखिए यहाँ से ऊपर लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड दे रखे हैं। कितना एंगल है, 107.8 डिग्री, याद रखिएगा 107.8 डिग्री इसका स्ट्रक्चर है, एंगल है। जितने भी यहाँ पर आपके हाइड्राइड्स हैं उन सबका जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल ही होगा बेटा। ठीक है, देखिए नीचे आपको सब बॉन्ड एंगल दे रखे हैं, ये देखिए आपको बॉन्ड एंगल दे रखे हैं। NH3 का 107.8, PS3 का 93.6, ASS3 का 91.8, SBS3 का 91.3 है ना, BIS3 का 90 डिग्री। तो सभी के एंगल दे रखे हैं, और सभी याद रखना इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से जो इसकी स्ट्रक्चर होगा, जो ज्योमेट्री होगी पिरामिडल होगी, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा इसका, सॉरी, जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो पिरामिडल होगा, क्योंकि इन सब के ऊपर लोन पेयर होता है ना। सॉरी, अगर हम PS3 की बात करें तो PS3 में यही होगा, P 3 हाइड्रोजन ऐसे होंगे और एक लोन पेयर इसके ऊपर होगा, और लोन पेयर होने की वजह से ही इनके एंगल क्या होते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि ऐसा क्यों होता है कि बॉन्ड एंगल लगातार कम होता जा रहा है जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। अब हाइड्राइड्स में देखिए सबसे ऊपर नाइट्रोजन आता है तो NH3, उसके बाद NH3 हो गया, उसके आता है आपका PS3, है ना, फिर ASS3। तो अगर हम डाउन तक ग्रुप जाएं हाइड्राइड्स के लिए तो आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए ध्यान से, 107 था, फिर 90, तो लगातार क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। सबसे अधिक बॉन्ड किस में है एंगल, अमोनिया में। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों है। चलिए इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा आप लोग, ऐसा होता है कि जो नाइट्रोजन के बाद फिर आपका फास्फोरस और बिस्मथ आता है, इसमें क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इनका साइज़ बढ़ता जाता है, जानते हो आप लोग, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है डाउन द ग्रुप, ये भी जानते होंगे आप लोग। तो जितना अधिक इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, जो बॉन्ड पेयर होगा वो उसके उतने ही अधिक नज़दीक होगा। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती ज़्यादा होती है, तो उसके जो बॉन्ड पेयर हैं वो तीनों क्लोज में होंगे। लेकिन जब फास्फोरस की बात करेंगे तो बॉन्ड पेयर कुछ दूर चले जाएंगे, है ना, बट नाइट्रोजन के अधिक क्लोज में रहेंगे। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, साइज़ बड़ा होता है। तो क्या होता है कि जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो सेंट्रल एटम से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं। जब दूर चले जाते हैं तो रिपल्सन क्या लगेगा, कम लगेगा। इसमें रिपल्सन बहुत ही लगेगा नाइट्रोजन में, और बहुत ही का मतलब और के कंपेरिजन में, फास्फोरस के कंपेरिजन में, आर्सेनिक के कंपेरिजन में। तो क्या होगा, जब रिपल्सन लगना शुरू हो जाएगा इनके बीच में तो ये बॉन्ड फैल जाएंगे, दूर चले जाएंगे, और जब बॉन्ड दूर चले जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस की साइज़ तो बढ़ गया नाइट्रोजन से डाउन द ग्रुप जाने पर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो गई। तो जो बॉन्ड पेयर पड़ोस में थे नाइट्रोजन के केस में, फास्फोरस के केस में थोड़ा सा दूर चले जाएंगे फास्फोरस से, और जब दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन भी अब कम लगेगा, और वो उतनी दूर नहीं फैल पाएंगे जितने कि नाइट्रोजन के केस में। तभी नाइट्रोजन के अमोनिया के केस में इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल में पीछे बता चुका हूँ आपको, अगर लर्न कर लेंगे आप बॉन्ड एंगल तो बहुत अच्छी बात है।
ओके, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर एटम, जो सेंट्रल एटम होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इनका साइज़ बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। तो जो बॉन्ड पेयर होता है वो सेंट्रल एटम से दूर चला जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कम लगने लगता है, और फोर्स ऑफ रिपल्शन और जो एंगल होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तभी अमोनिया का सबसे अधिक होता है, और जो आपका बिस्मुथीन होता है उसका सबसे कम होता है। तो उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्राइड्स की, कि हाइड्राइड्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उससे पहली है बेसिक स्ट्रेंथ। अब जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं इनके ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। बट क्या होता है, कुछ अधिक बेसिक होते हैं, कुछ कम बेसिक होते हैं, लेकिन ये सब के सब बेसिक इन नेचर होते हैं। और बेसिक इन नेचर होने का रीज़न जानते हैं आई थिंक आप लोग। बेसिक इन नेचर होने का रीज़न है कि इनके पास लोन पेयर होता है। हम सब जानते हैं कि जिनका लोन पेयर होता है दे कैन गिव देयर लोन पेयर, ओके, एंड दैट्स व्हाई दे एक्ट एज लुईस बेस। ओके, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ 11th में। चूँकि यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था आपको कि अमोनिया चाहे फॉस्फीन चाहे कोई भी हो, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उन सब पर लोन पेयर होता है। और लोन पेयर जो है, जो लोन पेयर की वजह से ही ये बेसिक इन नेचर होते हैं। और जो जितनी जल्दी लोन पेयर लूज कर देगा वो उतना ही अच्छा बेसिक होगा। ठीक है, अब लिखा हुआ है इसमें डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज़ होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो NH3 होता है वो तो बेसिक होता ही है, PH3 वीक बेसिक होता है, और जितना नीचे जाएंगे AS फिर SB फिर VI, वो और भी वीक होते जाएंगे। अब इसका क्या रीज़न है देखते हैं हम लोग। तो इनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है उसके पीछे रीजन होता है वही क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, ऐसा होता है कि जो आपके ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं, इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, और साइज़ डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ता है। सॉरी मैं गलत बोल गया। जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स होते हैं, इनके साइज़ अगर हम और ग्रुप से कंपेयर करें तो छोटे होते जाते हैं। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अलॉन्ग अ पीरियड बढ़ने पर साइज़ छोटे होते जाते हैं, और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ बढ़ता है। अब नाइट्रोजन जो होता है वही बेसिक कैरेक्टर अच्छे से दिखाता है, बाकी जो होते हैं अमोनिया जो है वही एक अच्छे से बेसिक कैरेक्टर शो करती है। बाकी हाइड्राइड इतने अच्छे से शो नहीं करते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। और साइज़ छोटा होने की वजह से क्या होता है कि लोन पेयर जो होता है वो एक स्मॉल रीजन में कंसनट्रेट रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में, छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेट है तो उन पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका ध्यान रखना बेटा आप लोग। जिस एटम का साइज़ जितना छोटा होगा और उसके ऊपर लोन पेयर है तो उस लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और ये एक केमिस्ट्री का रूल है, याद कर लीजिए कि जितनी अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना ही आसान होगा। तो नाइट्रोजन के केस में क्या है, ग्रुप 15 के केस में क्या है कि नाइट्रोजन का साइज़ सबसे छोटा है, तो जो उस पर लोन पेयर होता है उसको, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे ज़्यादा होती है, और उसको अमोनिया का नाइट्रोजन आसानी से लूज़ कर देता है। और चूँकि लोन पेयर की वजह से ही बेटा बेसिक कैरेक्टर है, और जो वो ईजिली लूज़ कर सकता है इसलिए वो बेसिक इन नेचर होता है। अब जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो लोन पेयर का जो कंसंट्रेशन होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कम होती जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, और जब थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा उसकी बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगी, कम होती जाएगी, जैसे कि बलून है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो हाइड्राइड्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड होता है A-H वाला, यहाँ पर A नाइट्रोजन भी हो सकता है, अमोनिया का NH बॉन्ड है ना, और फॉस्फीन का PH बॉन्ड, इसको तोड़ना कितना आसान होगा। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कि हम हीट दें और ये बॉन्ड टूट जाए। तो अगर ये बॉन्ड जल्दी टूट रहा है इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम है, और ये बॉन्ड हम एनर्जी अधिक दे रहे हैं, हीट अधिक कर रहे हैं, उसके बाद टूट रहा है तो बोलेंगे इट विल बी मोर थर्मल स्टेबल। अब इन केस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 यू कैन सी नाइट्रोजन इज द मोस्ट स्टेबल,
एंड आपका जो BiS3 है, बिस्मथीन, इज़ द लीस्ट स्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि NH बॉन्ड तोड़ने में हमको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी इन कंपेरिजन टू BiH बॉन्ड में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इनको हीट देते हैं तो जो N है, N क्या जो साइज़ छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो उसकी हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड की जो टेंडेंसी होती है ज़्यादा होती है। और जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, फिर आर्सेनिक से, फिर एंटीमनी, तो उसमें क्या होता है, इसका साइज़ बड़ा होता जाता है और इसकी टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन डिक्रीजेज। तो ये इतने बॉन्ड मजबूत नहीं हो पाते हैं और इनको ये आसानी से टूट जाते हैं। तभी क्या होती है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ये बहुत इजी है बेटा। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द पैटर्न ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है वो हमेशा थर्मल स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी में सबसे अधिक कौन स्टेबल था? अमोनिया। सबसे कम कौन था? बिस्मथीन। इसमें उल्टा हो गया, सबसे अधिक कौन है? बिस्मथीन। सबसे कम कौन है? अमोनिया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रीजन क्या है इसका? जितना अधिक कंपाउंड थर्मल स्टेबल होगा उसको तोड़ना उतनी मुश्किल होगा और उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम होगी। नाइट्रोजन की बात करें हम, अमोनिया की, तो अमोनिया की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, ओके, और जिसकी वजह से इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होती है। तो इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द थर्मल स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्रुप 15 के जो कंपाउंड हाइड्राइड्स हैं उसमें अमोनिया की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है और रिड्यूसिंग पावर सबसे कम है। बिस्मथीन की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है बट रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कुछ डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तब भी आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे आपको यही नज़र आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अब बात करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। उसके नीचे चलो हम लोग आर्सेनिक ही मान लेते हैं। अब इन तीनों में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसके साथ? नाइट्रोजन की होती है। तो वो हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, ओके। सिमिलरली फॉस्फीन भी हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड फॉर्म करती है, ठीक है। सिमिलरली आर्सेनिक भी हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन चूँकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है तो इसमें क्या होता है कि इस पर जो निगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ बेटा आप लोगों को मैं। ये आपका अमोनिया हो गया, तो और छोटा करते हैं उसको मैं, ये आपका अमोनिया हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। बाकी जो और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो इन पे क्या आता है? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ओके, और नाइट्रोजन पे आता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल और इसके पास में आ गया, मान लीजिए ये है ना, तो अब इस पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस हाइड्रोजन पे क्या चाहिए? चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो इनकी वजह क्या लगने लगता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए, ये फिगर आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और तीनों हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया के 3 नाइट्रोजन के साथ क्या फॉर्म कर रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको इतना मजबूत बना देते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब डाउन तक ग्रुप जाते हैं, नाइट्रोजन से बढ़ते हैं फास्फोरस पे, आर्सेनिक पे, साइज़ बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम जाती है। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम जाती है, साइज़ बढ़ जाता है बेटा, तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग धीरे धीरे कम होती जाती है और नीचे तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी तो उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, चाहे वो ग्रुप 16 हो, चाहे वो ग्रुप 15 हो, चाहे ग्रुप 14 हो, सॉरी 17 हो,
इन सभी में देखेंगे आप कि टॉप के जो एलिमेंट होंगे उन वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो। अपने ग्रुप की बात कर रहा हूँ 15, 16, 17 की। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है बेटा, तो साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक होती जाती है। दैट्स वाई अमोनिया का देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और डाउन द ग्रुप जाने पर ये वैल्यू कम होती जाती है। तो उसको अच्छे से आप लोग त्याग कर लेना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक और टॉपिक है सॉल्युबिलिटी बेटा। सॉल्युबिलिटी का भी ऑब्वियस सी बात है कि वाटर में सॉल्युबल हो तो होगा कौन, अमोनिया, क्योंकि जो अमोनिया होती है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर कंपाउंड फॉर्म कर लेती है। तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको हाइड्राइड्स के बारे में। आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो, ये गलत लगा हो, तो यू कैन आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन यू। फ़ोन कर सकते हैं मुझे, बट इसके नोट्स बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में खूब आता है कि आपको हाइड्राइड्स के नाम दे रखे होंगे, उसके आगे दे रखा होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है, या थर्मल स्टेबिलिटी, या फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, रटना नहीं है इसको, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।